मानसर, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम है और सब कुछ मेरे दिमाग में कन्फ्यूज़्ड हो रहा है। ये क्या? तुम इतनी मायूस क्यों हो? ये आंसू क्यों? तुम्हारे आंसू तो मुझे भी भावुक कर रहे हैं। क्या हुआ? किस टॉपिक ने इतनी टेंशन दे दी? सर, वो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये नाम सुनते ही दिल धक से हो जाता है। इतनी सारी धाराएं, इतनी सारी तारीखें, मेरे बस का नहीं है ये। सब खिचड़ी हो गई है। मेरी सारी मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए। हाँ, मुझे पता है, ये सिर्फ किताबें और नोट्स नहीं है। ये तो हमारे इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे ज़्यादा मसालेदार कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा भी है, विश्वासघात भी है, आंसू भी हैं और एक जुनून भी। अगर तुम इसे कहानी की तरह समझोगी तो ये तुम्हें हमेशा याद रहेगी। कहानी? वो भी 1919 और 1935 के अधिनियम पर। हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हें हर किरदार से प्यार हो जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसमें जब तुम एक दर्दनाक अध्याय सुनोगी तो तुम्हें रोना आ जाएगा, और जब तुम समझोगी कि कैसे हमारे पूर्वजों ने उसी दर्द से अपनी ताकत निकाली तो तुम्हारी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1919 से। उस समय भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। उन्होंने मिलकर एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। पर क्यों सर? क्योंकि भारत में क्रांति की लहर तेज हो रही थी। अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्हें लगा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने भारतीयों को दिखावटी रूप से खुश करने के लिए ये अधिनियम पास किया। इसका मकसद था भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो क्या ये सच में अच्छा था? काश, ये बहुत बड़ा धोखा था। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक अजीब सी व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था द्वैध शासन, यानी डायार्की। इसका मतलब था दो लोगों या दलों का शासन। अब सुनो, ये धोखा कैसे था। प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग थे। ये विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे, जो विधान परिषद के लिए जवाबदेह थे। आरक्षित यानी रिजर्व्ड, इसमें वित्त, कानून व्यवस्था, पुलिस और भू राजस्व जैसे सबसे जरूरी विभाग थे। इन विभागों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर करता था, और सबसे दुखद बात ये थी कि वे विधान परिषद के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थे। ओह, तो इसका मतलब जो भी महत्वपूर्ण शक्तियां थीं वो सब अंग्रेजों ने अपने पास रखीं। बिल्कुल, भारतीय मंत्रियों को वे विभाग दिए गए जहां ना तो पैसा था और ना ही कोई वास्तविक शक्ति। ये शक्ति के बिना जिम्मेदारी की एक दुखद कहानी थी। गवर्नर के पास तो असीमित अधिकार थे। ये इस अधिनियम का सबसे बड़ा विश्वासघात था। अब समझ आया, ये तो सच में बहुत दुखद है। तो अब जब तुम इस दर्द को समझ गई हो तो क्या तुम इन प्रश्नों के जवाब दे सकती हो जो तुम्हारी परीक्षा में आए हुए हैं? अनन्या, ये बताओ, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड परीक्षा 2022 में पूछा गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम। बहुत बढ़िया। 1919 से पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार लोगों को सीधे वोट देने का अधिकार दिया। अब ये बताओ, 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सवाल आरपीएससी सेकेंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा 2022 में आया था। प्रांतों में द्वैध शासन। एकदम सही जवाब। ये द्वैध शासन ही इस अधिनियम की पहचान बन गया। अगला सवाल, 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकार के आरक्षित विषयों में कौन से विषय शामिल थे? ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में आया था। कानून और व्यवस्था, वित्त और भू राजस्व। कमाल कर दिया, बिल्कुल सही। यही वो विषय थे जिन पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बनाए रखी। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की? ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जी के ग्रुप बी 2022 में पूछा गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम। केंद्रीय विधायिका को दो सदनों में बांटा गया, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। क्या बात है! और जानते हो, इससे प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन वाइसराय के पास अब भी असीमित अधिकार थे। अब आखिरी सवाल इस सेक्शन का। 1919 के अधिनियम ने भारत के लिए एक नए अधिकारी, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया था? ये सवाल आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जी के ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। लंदन में। बिल्कुल सही, तुमने तो कमाल कर दिया। अब कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आता है। 1919 के अधिनियम में एक शर्त थी कि 10 साल बाद एक आयोग बनेगा जो इसकी समीक्षा करेगा, लेकिन अंग्रेजों ने 10 साल का इंतजार भी नहीं किया और 1927 में एक आयोग बना दिया। उसका नाम था साइमन कमीशन। सर, क्या इसमें कोई भारतीय था?
यही तो कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिशों ने कहा कि वे भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमीशन भेज रहे हैं, लेकिन उस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये हमारे स्वाभिमान का सीधा अपमान था। ये तो बहुत बुरा था। हाँ अनन्या, इस अपमान ने पूरे देश में एक आग लगा दी। चारों तरफ एक ही नारा गूंज उठा, साइमन वापस जाओ। और जानते हो, पंजाब में इस कमीशन का विरोध करते हुए हमारे महान नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाईं। उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था और उसी शेर को उसकी ही जमीन पर मार दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हीं चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हर भारतीय को रुला देती है, मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए हैं वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सर रो मत, ये आंसू उस दर्द के लिए हैं जो हमारे पूर्वजों ने सहा, लेकिन ये आंसू हमें ताकत भी देते हैं। इसी बलिदान ने अंग्रेजों को हिला दिया कि उन्हें बातचीत का दिखावा करना पड़ा, और इस दिखावे का नाम था गोलमेज सम्मेलन। तो कांग्रेस ने भी भाग लिया था। हाँ, कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जिसमें महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इन सम्मेलनों से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तो बताओ अनन्या, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2023 में आया था। साइमन कमीशन। सही, ये कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ, यानी 10 साल की समय सीमा से पहले। अब बताओ, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में आया था। 3 फरवरी 1928 को बंबई आया था। शाबाश। किस भारतीय नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज के कारण हुई थी? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड ग्रुप ए 2023 में पूछा गया था। लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही, लाला लाजपत राय की मृत्यु ने पूरे देश को हिला दिया था। अब बताओ, कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अटेंड किया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत 2022 में आया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। एकदम सही। और आंसर 1935। अब कहानी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम की सभी कमियों को दूर करने का दिखावा किया। तो ये अच्छा था? ये भी एक जाल था, बस थोड़ा बड़ा और ज्यादा सुंदर। इसने एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल होने थे। लेकिन ये एक अधूरा सपना था। अधूरा क्यों? क्योंकि रियासतों को इस संघ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, उन्हें स्वेच्छा से शामिल होने का विकल्प दिया गया था। और जानते हो, ये प्रावधान कभी लागू ही नहीं हुआ क्योंकि कोई रियासत शामिल ही नहीं हुई। अब सुनो, इस अधिनियम का सबसे बड़ा बदलाव क्या था? इसने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया। तो प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई। हाँ, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी शुरू हुई, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी वीटो और विशेषाधिकार थे। वो किसी भी सरकार को भंग कर सकता था, यानी सत्ता भारतीयों को दी गई, लेकिन उसकी चाबी आज भी ब्रिटिशों के हाथ में थी। और जानते हो, प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर उन्होंने इसे केंद्र में लागू कर दिया। रक्षा, विदेश मामले और धार्मिक मामले जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय वायसराय के नियंत्रण में आरक्षित थे। मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। यही तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी विडंबना और खूबसूरती थी। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया। संघीय सूची यानी फेडरल लिस्ट केंद्र सरकार के लिए, इसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची यानी प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतीय सरकारों के लिए, इसमें 54 विषय थे। और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट केंद्र और प्रांत दोनों के लिए, इसमें 36 विषय थे। और जो विषय इन तीनों में नहीं थे वो अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर्स वायसराय को दी गई थीं। इस अधिनियम ने कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें दी। इसने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया और 1937 में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और विस्तार दिया। मुसलमानों और सिखों के साथ साथ इसने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल दिए। ये तो फूट डालो और राज करो की नीति थी। बिल्कुल, उन्होंने हमारे समाज को धार्मिक और सामाजिक आधार पर और भी ज्यादा बांट दिया। चलो अनन्या, बताओ किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया? ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2022 में आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम।
एकदम सही। अच्छा, और बताओ, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की? ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। सही, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। और बताओ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों को कितनी सूचियों में विभाजित किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके 2023 में आया था। 3 सूचियों में, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। शाबाश। और उनके विषय और संख्या बताओ। संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतियों में 54 और संवर्ती में 36 विषय थे। किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में पूछा गया था। 1935 का अधिनियम। और ये कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। कमाल। 1935 के अधिनियम के तहत कौन से नए प्रांत बनाए गए थे? ये प्रश्न आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके 2022 में आया था। सिंध और उड़ीसा। बहुत सही।